सुंदर ऑस्ट्रेलिया चला गया तो रवीना को सांस बोझ लगने लगी और उनकी बीमारी को देखकर वह उन्हें होल्ड होम छोड़ आई और बोली, घर मत आना वरना बाहर फेंक दूंगी। उसके बाद जब सुंदर अपनी माँ से बात करने के लिए बोलता तो रवीना बहाने बना देती कि वह घर पर नहीं है या सो रही है। एक दिन अचानक सुंदर ने एयरपोर्ट पर पहुंचकर रवीना को सरप्राइज दिया कि वह घर आ गया रहा है। रवीना भागती हुई ओल्ड होम माँ को लेने गई तो रास्ते में सुंदर ने उसे देख लिया और जब वह उसके पीछे ओल्ड होम गया तो सामने का दृश्य देखकर वह दंग रह गया, क्योंकि माँ बस प्रार्थना करना कि मेरी अच्छी सी नौकरी लग जाए, यहाँ से अपनी सारी जमा पूंजी बेचकर ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ। सुंदर ने माँ के साथ बैठकर माँ का हाथ अपने दोनों हाथों में लेकर कहा था। उसकी माँ कहने लगी, भगवान तुम्हें सफल करे। फिर उसने रवीना को एक नजर देखा, कहने लगा, माँ का बहुत ख्याल रखना। वह कहने लगी, हाँ, जैसे मैं पहले तो रखती नहीं हूँ तुम्हारी माँ का ख्याल। इससे पहले कि वह कुछ और बोलती, सुंदर की माँ ने सुंदर का हाथ दबाया था कि चुप हो जाओ। जानती थी कि रवीना उन्हें पसंद नहीं करती, लेकिन बेटा माँ पर जान छिड़कता था। उसने रवीना को बड़े गुस्से से देखा था तो वह नजरें चुरा गई। अपने बच्चों से कहने लगी, चलो चलो अंदर जाकर लेटो, सुबह स्कूल जाना है। सुबह सुंदर ऑस्ट्रेलिया जा रहा था। उसके दोस्त ने कहा था कि वह उसकी अच्छी अच्छी नौकरी लगवा देगा। रवीना की एक लंबी लिस्ट थी जो उसने सुंदर को दी थी और यह भी कहा था कि मैं अगले महीने से ही अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में नहीं पढ़ाऊंगी, बल्कि बड़े स्कूल में पढ़ाऊंगी। अभी नौकरी लगी नहीं थी, पैसा आना शुरू भी नहीं हुआ था कि रवीना की फरमाइशें शुरू हो चुकी थी। सुंदर ने कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ यही कहा कि मैं तुम्हारी हर इच्छा को पूरा करने की कोशिश करूंगा, बस तुम्हारा मेरी माँ का ख्याल रखना। रवीना कहने लगी, तुम निश्चित रहो कर जाओ, मैं माँ का क्या बहुत ख्याल रखूंगी। सुंदर का ध्यान फिर भी अपनी माँ की ओर था। अपनी माँ से गले मिलकर उनका माथा चूम कर वो एयरपोर्ट निकला गया था। कुछ दिन तो रवीना ने माँ का बहुत ख्याल रखा। ऑस्ट्रेलिया जाते ही सुंदर ने सबसे पहले घर पर ही फोन किया था कि मैं सकुशल पहुंच गया हूँ। रवीना बहुत खुश हुई। अरे वहाँ की फोटो तो भेजे, हमने तो बस टीवी मोबाइल पर ही देखा है कि ऑस्ट्रेलिया कैसा होता है। वह कहने लगा, वह भी भेज दूंगा, यह बताओ माँ कैसी है। कहने लगी, हाँ वो ठीक है, यह लो बात करो। उसने जल्दी से सुदेश देवी को फोन पकड़ा दिया। सुंदर कहने लगा, आप ठीक तो है ना माँ। वो कहने लगी, बेटा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, रवीना मेरा बहुत ख्याल रखती है। तुम मेरी ओर से निश्चित होकर बस अपने काम पर ध्यान दो, जल्दी से जल्दी पैसा कमाओ और वापस आ जाओ। तुम्हें तो पता है कि मैं तुमसे ज्यादा दिन दूर नहीं रह सकती। जब से तुम्हारे पिताजी का देहांत हुआ है, बस एक तुम ही हो, तुम मेरा सहारा हो। जब तुम सुबह से शाम तक अपने काम पर जाते तो भी मैं तुम्हारी राह तकती थी रहती थी। अब तो बहुत लंबी प्रतीक्षा करनी है। यह सुनकर सुंदर की आंखों में आंसू आए थे। नौकरी की भागदौड़ में वह लगा हुआ था और एक दो जगह से उसे उम्मीद भी थी कि नौकरी लग जाएगी। ज्यादा पढ़ा लिखा तो था नहीं, इसलिए पेट्रोल पंप पर या स्टोर की नौकरी ही की उसने बहुत ज्यादा कोशिश की थी। कहने लगा, माँ चिंता ना करें, नौकरी लग जाएगी, पैसे भी भेजूंगा, आप नियमित डॉक्टर के पास जाती रहिएगा और दवाइयाँ समय पर लीजिएगा। कहने लगी, अच्छा ठीक है, यह लो अपनी पत्नी से बात करो, क्या सारा समय मुझसे ही बात करते रहोगे। सुदेश देवी ने रवीना को फोन पकड़ा दिया और रवीना की फरमाइशें शुरू हो गई। देखो, जैसे ही नौकरी लग जाए तो सबसे पहले वहाँ की चॉकलेट
भेजना ताकि लोगों को पता चले कि वहाँ की चॉकलेट कैसी होती है। बच्चों ने तो अपने वो बैग और यूनिफॉर्म भी एक और रख दिए है कि अब तो वह गवर्नमेंट स्कूल में नहीं पढ़ेंगे, मैं उनका बड़े महंगे स्कूल में एडमिशन करवाऊंगी। अच्छा अगले महीने पैसे भेज देना। रवीना की तो जो बातें शुरू हुई थी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। सुंदर ने फोन बंद कर दिया। सुदेश देवी एक सप्ताह में ही उदास हो गई थी। बेटे की बहुत याद आती थी। कभी उसकी पुरानी फोटो का एल्बम निकाल कर देखने लगती तो कभी उसे चूमने लगती और कभी अपने पोते और पोती को अपने साथ लगा लेती कि दोनों से मुझे अपने की खुशबू आती है। एक बार रात के समय सुदेश देवी की तबीयत थोड़ा बिगड़ गई है। उनके सीने में बहुत तेज दर्द उठा था। वह बार बार रवीना को पुकारने लगी। बड़ी मुश्किल से अपने कमरे से उठकर रवीना के कमरे का दरवाजा की भी खटखटाया, लेकिन वह जानबूझकर लेटी रही। कहने लगी, बेटी बेटा, मेरी बड़ी तबीयत खराब हो रही है, मुझे कोई दवाई दे दो, मेरी सीने में बहुत दर्द है। रवीना लेटे लेटे बड़बड़ाने लगी कि अच्छा है कि बुढ़िया मर जाए, मेरा तो जीना मुश्किल कर रखा है इस बुढ़िया ने। रवीना ने दरवाजा नहीं खोला। बच्चे तो वैसे भी गहरी नींद में सो रहे थे। वह बार बार अपना सीना सहला रही थी। उन्हें नहीं पता था कि ब्लड प्रेशर एकदम से हाई हो जाए तो कौन सी दवाई खाते हैं। दर्द इतना बढ़ गया कि उनके हाथ पैर बेजान होने लगे। उनका चेहरा लाल हो गया था। सर में इतना तेज दर्द था कि लग रहा था कि दिमाग की कोई नस फट जाएगी। जब रोने लगी और चिल्लाने लगी तो मोहल्ले वालों ने घर का दरवाजा खटखटाया था। रवीना ने दरवाजा खोला और कहने लगी, आपको क्या हो गया? मोहल्ले वालों ने को इकट्ठा करने के बजाय मुझे ही आवाज देती, मगर उनकी हालत बहुत खराब थी। मोहल्ले वाले सुदेश देवी को लेकर हॉस्पिटल गए। उन्हें हल्का सा लकवे का अटैक आ गया था, क्योंकि ब्लड प्रेशर बहुत हाई था और रात के खाने में रवीना ने नमक भी तेज कर दिया था, जिसे खाते ही थोड़ी देर बाद ही सुदेश देवी की तबीयत बिगड़ने लगी। रवीना चाहती थी कि सुदेश देवी मर जाए ताकि उसकी जिंदगी आसान हो जाए, लेकिन उसका वार उल्टा ही पड़ा था। वह लकवे की मरीज बन चुकी थी और अब रवीना पर ज्यादा जिम्मेदारी आ चुकी थी। पहले तो सुदेश देवी सब्जी इत्यादि सब कुछ काट कर दे देती थी। रवीना को केवल खाना बनाना पड़ता था, लेकिन अब तो उनके हाथ में छुरी भी कांपने लगती थी। वह तो अपने हाथ से खाना भी नहीं खा पाती थी। रवीना रोज उन्हें बुरा भला कहती रहती कि मेरे सर पर बोझ बनकर बैठ गई है। दूसरी ओर सुंदर नौकरी ढूंढ रहा था। उसे एक पेट्रोल पंप पर नौकरी मिली थी, जहां पर वह पूरी रात ड्यूटी देता था। सब अपने कमरे में आकर थोड़ी देर आराम करता और उसके बाद वह दिन भर किराए की टैक्सी चलाता था। माँ की बातें उसके कान में गूंजती थी कि जल्दी से जल्दी पैसा कमा कर वापस आ जाओ, मैं ज्यादा देर तुमसे दूरी सहन नहीं कर सकती। इसलिए वह दिन रात एक कर रहा था। एक महीना गुजरा तो उसने सारे पैसे रवीना के अकाउंट में डलवा दिए और उसे फोन करके कहा कि इसमें से बस उतना ही खर्च करना जितनी जरूरत हो, बाकी के संभाल के अपने पास रख लेना। जब मैं वापस आऊं तो फिर अपना काम शुरू करूंगा। रवीना कहने लगी, ठीक है। रवीना वैसे भी थोड़ा कंजूस औरत थी, ज्यादा पैसे खर्च करने के आदी नहीं थी। फिर यह भी चाहती थी कि उसका बड़ा सा घर हो, गाड़ी हो, सारी सुख सुविधा हो, इसलिए पैसों को संभाल कर रखती थी। जहाँ जरूरत होती वहां पर भी खर्च नहीं करती थी। बच्चों को उसने इंग्लिश मीडियम स्कूल में डाल दिया। सारी परेशानी रवीना को अब सुदेश देवी से थी कि इस बुढ़िया को कौन संभाले। वह नहीं चाहती थी कि सुदेश देवी की जिम्मेदारी उठाएं,
क्योंकि अब वह हर समय बिस्तर पर लेटी रहती थी। हल्का-हल्का सहारे से चलती थी, बड़ी मुश्किल से दीवार पकड़-पकड़ कर वॉशरूम तक जाती थी और अक्सर तो रवीना को आवाज़ देती थी कि मुझे वॉशरूम तक ले जाओ। वह मुँह बनाती बड़बड़ाती रहती थी कि पता नहीं यह मुसीबत कब मेरी जान छोड़ेगी। अभी वह सुदेश देवी को नहलाकर उनके कमरे में लाई ही थी कि जब उसके घर वाले आ गए। रवीना की माँ और बहनें उससे मिलने आई थी। जब उन्होंने देखा कि रवीना अपनी सास की इतनी सेवा कर रही है तो कहने लगी, लो तुम अब तक इस बुढ़िया की सेवा में लगी हो। अरे यह तो पूरी तरह से तुम्हारे सर पर बोझ बनकर रह गई है। अरे निकाल फेंको इसको अपनी जिंदगी से। अब जाके तो भगवान ने तुम्हारी सुनी है। तुम्हारी पति ऑस्ट्रेलिया जाकर कमा रहा है। अगर तुम्हारी सास यूं ही बीमार इस घर में पड़ी रही तो सुंदर ही की सारी कमाई तुम्हारी सास पर लग जाएगी। तुमने कहीं उसे तो नहीं बता दिया कि उसकी माँ के साथ क्या हुआ है? रवीना कहने लगी, नहीं मैंने उसे कुछ नहीं बताया। उसे नहीं पता है कि उसकी माँ को लकवे का अटैक हुआ है। डॉक्टर तो कह रहा है कि नियमित दवाई लेती रहेगी तो ठीक हो जाएगी। मेरी मत मारी गई है थी जो मैंने उस रात इस औरत की पुकार नहीं सुनी और मुसीबत मेरे गले पड़ गई। रवीना को अपने आप पर गुस्सा आ रहा था कि अगर वह उस रात समय पर दवाई दे देती तो शायद यह परेशानी उसके गले ना पड़ती। उसकी माँ कहने लगी, अरे पागल, इस बुढ़िया को ओल्ड होम भिजवा कर अपनी जान छुड़वा लो, बाकी वह लोग खुद संभाल लेंगे। और जब सुंदर वापस आने लगेगा तो इसे वापस ले आना और बुढ़िया को समझा देना कोई कोई भी ऐसी बात ना हो करें। वह वैसे भी नहीं कहेगी तुमसे, इतना डरती जो है। अपनी माँ की यह बात रवीना की दिमाग में बैठ गई थी। कहने लगी, माँ तुम ठीक कह रही हो। मैं भला क्यों इस बुढ़िया को संभालती फिरूं, लेकिन इतनी जल्दी इतना बड़ा कदम उठाने से भी घबरा रही हूँ थी कि कहीं अगर सुंदर को पता चल गया तो वह क्या सोचेगा। वह तो अपनी माँ का बहुत ख्याल रखता था। जब भी शाम को नौकरी से वापस आता तो अपने हाथों से अपनी माँ को खाना खिलाता था। पैर दबाए बगैर तो कभी सोया नहीं था। जब से रवीना की शादी हुई थी उसने यह नहीं देखा था कि उसका पति बिना अपनी माँ के पैर दबाए कमरे में आया हो। शुरू शुरू में तो रवीना इस बात से चिढ़ती थी कि लगता है अपनी माँ से अनुमति मांगकर मेरे पास आया हो। वह कहने लगा, तमीज से बात किया करो। मेरी माँ मुझे भला क्यों रोकेगी, वह खुद तुम्हें पसंद करके लाई है। मुझे आदत है मैं बचपन से अपनी माँ के पैर दबाकर ही सोता हूँ। जब तक अपनी माँ के पैर ना दबा लूं मुझे नींद नहीं आती। मैंने तुम्हें तो नहीं कहा कि तुम मेरी माँ की सेवा करो, उनके पैर दबाओ। बस यही कहा है कि दो रोटियां उनके लिए दबी दबा बना दिया करो। जहाँ दो लोगों के लिए नाश्ता बनाती हो तीन के लिए बना दो। अब क्या इतना भी नहीं करोगी? रवीना कभी कभी तो सुंदर के इस व्यवहार से तंग आ जाती। कहती, तुम थकते नहीं हो? एक तो तुम पूरा दिन मेहनत करके घर आते हो, खाना खाते हो, अपनी माँ के पास बैठकर उनके पैर दबाते रहते हो, कभी 1 घंटा तो कभी 2 घंटे। तुम्हें भी तो आराम की जरूरत है और मुझे भी तो जरूरत है कि तुम मुझे भी समय दो। वह कहने लगा, आज तक कभी तुम्हारे साथ कुछ गलत किया है मैंने? तुम्हारा भी तो बहुत ख्याल रखता हूँ। जब रोविन होने वाला था और तुम्हारे पैर भी हर समय दर्द करते थे तो मैं तुम्हें अरे पैर भी तो दबाता था। तब तो तुम्हें कभी बुरा नहीं लगा। मेरी माँ अपने दिल की सारी बातें मुझसे पकड़ती है। मैं नहीं सुनूंगा तो कौन सुनेगा? उनकी यही तो समय वो होता है कि संतान अपने माँ बाप की भी सुने, वरना सारी जिंदगी माँ बाप ही अपने बच्चों की सुनते हैं।
रवीना को लगा कि शायद उसकी सास और सारा समय उसके पति से उसकी बुराइयां करती रहती है, जबकि सुदेश देवी तो बस अपने स्वर्गीय पति की बातें ही करती रहती थी कि सुंदर तुम्हारे पिताजी ऐसे थे, यह करते थे, यह खाते थे, यह पीते थे, और सुंदर भी माँ की हाँ में हाँ मिलाता रहता था। रवीना को लगा कि शायद दोनों माँ बेटे के खिलाफ साजिशें करते हैं, इसलिए उसके दिल में सुदेश देवी के नफरत से सी होने लगी थी। सुंदर उसे कई बार बता चुका था कि मेरी माँ और पिताजी में बहुत प्यार था। माँ अभी तक पिताजी को भूल नहीं पाई, रोज रात को रोती है, पिताजी की बातें करती है और मैं चुपचाप सुनता रहता हूँ। रवीना का व्यवहार तो पहले भी सुदेश देवी के साथ कुछ ज्यादा अच्छा नहीं था। जब भी सुंदर अपने काम पर चला जाता तो पीछे से लहसुन प्याज सब्जी हर चीज सुदेश देवी को पकड़ा देती कि यह सब काट के दे, तभी मैं खाना बनाऊंगी। वह चुपचाप हर चीज काट कर दे देती थी और कभी कभी तो सब्जी भी बना देती थी, क्योंकि रवीना के हाथ में कोई खास स्वाद नहीं था, लेकिन फिर भी वह जो बनाती थी वह चुपचाप खा लेती थी, कोई शिकायत नहीं करती थी। उन्हें तो शाम होते ही बस सुंदर का इंतजार होता था। बरामदे में पड़े तख्त पर बैठ जाती, माला जपती रहती, अपने बेटे की लंबी उम्र की, स्वास्थ्य की, कारोबारी की में उन्नति के प्रार्थना करती रहती। जैसे ही सुंदर घर के अंदर आता तो मुस्कुरा कर उसे देखती रहती, वह भी सीधा माँ के पास आता था। वह सुंदर के सर पर प्यार करती, माथा चूमती। सुंदर कहने लगता, माँ अभी तो पसीने से भीगा हुआ हूँ, मुझे नहाने तो दो। कहने लगी, तो क्या हुआ, मुझे तो हर हाल में तुम पर प्यार आता है। वो अपनी माँ के दोनों हाथ चूमता, हाथ मुंह धो के आता, खाना खाता, फिर एक डेढ़ घंटा अपनी माँ के पैर दबाता रहता, उनके दिल की बातें सुनता रहता। लेकिन जब से वह गया था, सुदेश देवी के दिल की बातें तो जैसे दिल में ही रह गई थी, सुनने वाला कोई था नहीं ही नहीं। रवीना तो हर समय चिढ़ती रहती थी, कहती थी कि जब से सुंदर ऑस्ट्रेलिया गया है, मेरा तो मायके आना जाना ही बंद हो गया है। वह होता था को तो आपके पास घर पर रुक जाता था, मैं अपने मायके चली जाती थी। मेरे भाग्य से तो वह सुकून ही खत्म होकर रह गया। मुझसे नहीं संभाली जाती आपकी जिम्मेदारी, आप खुद सोचिए आपका वजन मैं कैसे सहन कर सकती हूँ। सुदेश देवी कभी अपना सारा बोझ उस पर नहीं डालती थी, कोशिश करती थी कि खुद ही चले, फिर अपने हाथ की मालिश भी खुद करती थी। हाथ में हल्की सी कपकपाहट थी और पैर भी में भी थी, लेकिन कोशिश करती थी कि रवीना पर बोझ ना बने। फिर भी रवीना का रोना खत्म नहीं होता था और उसका रवैया उनके साथ ठीक होने के लिए तैयार ही नहीं था। अब तो उसके दिमाग में बस एक ही चीज बैठ गई थी कि कैसे भी सुदेश की देवी को ओल्ड होम छोड़ आए, और उसने यही किया था भी था। एक बार कहने लगी, आपको मेरे ऊपर बिल्कुल भी दया नहीं आती, अरे मुझसे नहीं संभाला जाता यह सब कुछ। सुदेश देवी कहने लगी, फिर ऐसा करो, कोई काम वाली रख लो या फिर सुंदर को बोलो वापस आ जाए, मैं तो रूखी सूखी खा के भी गुजारा कर रही हूँ थी। तुम्हारी ही इच्छा थी कि वह ऑस्ट्रेलिया चला जाए, अच्छे पैसे कमाए। यह सुनकर तो रवीना को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगा। कहने लगी, ठीक है, मेरा पति अगर मेरे लिए गया भी है तो क्या जा नहीं सकता, काम आ नहीं सकता। मैंने आपको संभालने का ठेका नहीं ले रखा, अब तो मैं आपको बिल्कुल भी नहीं संभालूंगी। उसने रिक्शा मंगवाना, सुदेश देवी का सामान उसने बैग में डाला और उन्हें जबरदस्ती अपने साथ लेकर जाकर रिक्शे में बिठाकर ओल्ड होम छोड़कर आ गई। और घर आकर उसने चैन की सांस ली। कुछ दिनों से सुंदर को सपने में अपनी माँ रोती हुई नजर आ रही थी।
उसने फ़ोन करके रवीना से कहा कि मेरी माँ से बात करवा करवा दी दो। तो वह कहने लगी, माँ जी अभी सो रही है, कहो तो उठा देती हूँ, मगर एक बार उनकी नींद खराब हो गई तो फिर पूरी रात नहीं सो पाएगी। तो कहने लगा, नहीं, उन्हें आराम करने दो, जब वह नींद पूरी कर ले तो मेरी बात करवा देना। रवीना हर बार कोई ना कोई बहाना बनाने लगी। कभी कहती कि माँ जी अभी नहा कर आई नहीं है, कहती है थोड़ी देर में बात करती हूँ, कभी कहती है कि सो रही है, तो कभी कहती कि पड़ोस के घर गई है। सुंदर को जैसे चैन नहीं आ रहा था, वह अब लौट कर आना चाहता था। पैसे वह अच्छे खासे कमा चुका था, सोच रहा था कि वापस इंडिया चला जाए। ऐसे ही 2 साल गुजर गए थे और पिछले 1 साल से उसकी माँ उसे रोज सपने में रोती हुई नजर आती थी और वह घबरा कर उठ जाता था। जब भी फोन करता माँ से बात नहीं होती तो ही रवीना कोई ना कोई बहाना लगा देती थी। एक दिन तो वह चिढ़ गया, कहने लगा, ऐसा करो, माँ को उठाकर मेरी बात करवाओ। जब भी तुम्हें कर कहता हूँ तुम बहाने बनाती हो। वह कहने लगी कि मुझे क्या, अभी उन्हें उठाकर बात करवा देती हूँ। यह कहकर उसने जानबूझकर हेलो हेलो कहना शुरू कर दिया। क्या आवाज नहीं आ रही, नेटवर्क ठीक है, और फोन बंद कर दिया। अब तो रवीना ने सुंदरों का फोन उठाना ही छोड़ दिया था। कई कई दिन गुजर जाते, फोन ही नहीं उठाती थी, बस अपनी फरमाइशें उसे मैसेज में लिखकर दे देती थी। सुंदर अपनी माँ को लेकर बहुत चिंतित था, इसलिए उसने वापसी की टिकट करवाई, लेकिन रवीना को नहीं बताया कि वह इंडिया वापस आ रहा है। वह चाहता था कि अचानक घर पहुंचकर सरप्राइज दे। जब एयरपोर्ट पर पहुंच गया तब उसने रवीना को फोन किया, कहने लगा कि मैं घर पहुंच रहा हूँ, खाना बना के तैयार रखना, बस मुझे आधा घंटा ही लगेगा। यह सुनकर तो रवीना के हाथ पांव फूल गए थे। खाना तो पहले ही बना कर रखा था। वह जल्दी से ओल्ड होम के लिए निकली ताकि सुदेश देवी को वापस ला सके। वह जानती थी कि अगर सुंदर को पता चला कि रवीना ने उसकी माँ को ओल्ड होम में छोड़ रखा है तो वह तो उसे जिंदा भी नहीं छोड़ेगा। रास्ते में जब सुंदर आ रहा था तो उसकी नजर रवीना पर पड़ गई। वह कहीं जा रही थी। वह हैरान हो गया कि जब उसने फोन पर बता दिया है कि मैं घर आ रहा हूँ तो रवीना कहाँ जा रही है। उसने टैक्सी वाले से कहा कि ऐसा करो कि इस रिक्शा का पीछा करो। वो रिक्शा सीधा ओल्ड होम के पास जाकर रुका था। यह देखकर सुंदर के होश उड़े थे। रवीना जल्दी से अंदर गई और वह भी रवीना के पीछे गया था, लेकिन रवीना को यह नहीं पता था कि सुंदर भी उसके पीछे है। सामने देखा तो औरतें रो रही थी क्योंकि सुदेश देवी अपने बेटे का इंतजार कर 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 दुनिया से जा चुकी थी। जब सुमन ने यह सब देखा तो फुट फुट कर रोने लगा। रवीना पूरी तरह से घबरा गई। उसकी माँ अपने बेटे को देखने के लिए तरसती हुई उस दुनिया से जा चुकी थी। वह बच्चों की तरह बिलक बिलक के कर रो रही थी था और रवीना को समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें और क्या ना करें। सुदेश देवी ने ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले सुंदर से वादा लिया था कि कभी भी कुछ भी हो जाए तुम्हारी पत्नी मेरे साथ जो मर्जी व्यवहार करे, लेकिन तुम इसे कभी छोड़ेगा नहीं। लेकिन सुंदर के दिल से रवीना का महत्व और प्यार खत्म हो चुका था। सिर्फ अपने बच्चों की खातिर वह उसे सहन कर रहा था। बच्चे जब बड़े हो गए तो उन्होंने भी माँ के साथ वही व्यवहार किया जो कभी रवीना ने सुदेश देवी के साथ किया था। उसके बच्चे बड़े हो चुके थे, सुंदर का भी स्वर्गवास हो चुका था और आज उसके बच्चे रवीना को ओल्ड होम छोड़ने जा रहे थे और वह आंसू बहा रहे थी। सोच रही थी कि काश कि उसने अपनी सास के साथ अपना व्यवहार अच्छा रखा होता तो आज उसकी संतान भी उसके साथ ऐसा ना करती। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है?
कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करो। अगर आपने अभी तक हमारे आशिकी की जुबानी 2.0 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।